Okay, so spin quantum number can have only two values, plus half and minus half. Plus half को हम बोलते हैं clockwise and anti clockwise बोलते हैं minus half. Is that clear? Clear हो गया? अब मैं चारों क्वांटम नंबर को कोरिलेट करना शुरू करते हैं. ठीक है, समझना जरा. अच्छा, एक चीज और देख लो पहले. जैसे कल पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हम कभी भी दोनों को एक ही ऐसे नहीं करते, मतलब कभी भी क्या ऐसे भर दें, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कभी भी हम सेम स्पिन में उसको नहीं भरते हैं. तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कि जो ऊपर वाला है उसकी स्पिन अलग होगी, नीचे वाले का मतलब स्पिन अलग होगी. तो ये जो डायरेक्शंस मैंने बनाए थे इलेक्ट्रॉन के लिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये बेसिकली स्पिन को रिप्रेजेंट करती हैं. हम मान लेते हैं ऐसा, अगेन हम कहते नहीं बट मान लेते हैं कि ये प्लस हाफ है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, माइनस हाफ. अगर इसको आप माइनस हाफ बोलोगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, प्लस हाफ. तो मतलब क्या होता है, एक में अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे दोनों ऑपोजिट स्पिन के होंगे. तो जो हम पैरेलल और एंटी पैरेलल बोल रहे थे, अब हम उसको एक प्रॉपर वर्ड यूज करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट है या स्पिन सेम है. तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनकी स्पिन सिमिलर होगी. समझ में आया जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, कि जो मैं पैरेलल और एंटी पैरेलल वर्ड बोल रहा था उसका मतलब क्या है, कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एक सिंगल ऑर्बिटल के अंदर सेम नहीं हो सकती. क्लियर है पॉइंट? बोलिए. यस सर. ओके, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जिसमें चारों को रिलेट करते हैं हम, एन, एल, एम एंड एस. ठीक है, तो देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. पहले कुछ एक दो मैं करता हूँ फिर आप करना. ठीक है, तो देखते हैं. चलो सपोज कर लो मेरा मन है मैं 2p इलेक्ट्रॉन चूज करता हूँ. ठीक है, 2p चूज करता हूँ. तो 2p का मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई बताइए. अगर मैं 2p ऑर्बिटल चूज कर रहा हूँ तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2. n की वैल्यू 2 हो गई. l की वैल्यू कितनी हो गई, बोलिए भाई. बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे. मैं समझा नहीं. एल की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी 2p ऑर्बिटल अगर आपको दिया है तो इसमें n की वैल्यू 2 होगी, और क्योंकि p है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 1. नहीं सर, सर n की वैल्यू 2 होगी और l की वैल्यू तो 1 1 होगी होगी ना. ना. हाँ वही तो लिखा है बेटा. अच्छा सर, बस देखिएगा एक सेकंड, दूसरा सेट कर रहा हूँ. ओके, अब अगर इसकी बात करते हैं हम, एक मिनट, तो हम यहाँ पे m की बात करते हैं. अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी सर -1, 0 और 1. -1, 0 एंड +1. ठीक है, अब समझना, जैसा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ऐसे होंगे. ठीक है, तो इसको मैं -1 मान लेता हूँ, इसको 0 मान लेता हूँ, इसको +1 मान लेता हूँ. आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं, +1 0 -1 0 +1 -1, जैसे मानो आप ऐसे ले लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, तो मैं फॉर द कन्वीनियंस -1 0 +1 ले लेता हूँ. तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया. यहाँ पे क्या बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया. अब समझना, मेरा ये समझाने का मतलब क्या है इतनी डिटेल में. अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ और आपसे कहता हूँ इसकी क्वांटम नंबर बताइए. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्योंकि ये 2p के ऑर्बिटल में है तो यहाँ पे n की वैल्यू इसके लिए 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी होगी बताइए. m की वैल्यू कितनी होगी जिस इलेक्ट्रॉन को मैंने मार्क किया है. नहीं नहीं, m बेटा m. सर 1. -1. ठीक है, हमने -1 वाले को उठाया ना. और s की वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं +½ है. ठीक है, समझना, नहीं समझ में आएगा मैं फिर से समझा दूंगा क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है. अब मान लो मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिटल में इसकी बात करता हूँ, तो इसके लिए भी n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू कितनी होगी -1, लेकिन s की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, सर -½ -½ ओके. अच्छा ठीक है सर. ओके, अब अगर मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ,
सपोज कर लो, मैं हाइपोथेटिकली उठा रहा हूँ, मतलब ऐसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब सारे क्वांटम नंबर बताओ मेरे को क्या क्या होंगे। सर N2 एक L1 मिनट, कोई M और भी बोलो, और कोई बोले भाई, कोई और बताया आंसर, क्या बताएगा, एनीवन, क्या होगा आंसर, N is equal to 2. एल L इक्वल्स is टू क्या होगा, 2. एल इक्वल्स टू 1 होगा ना बेटा, पी ऑर्बिटल है, एन इक्वल्स टू 2, N is एल equal to इक्वल 2, sir. क्या, एल इक्वल्स टू 1 एंड M is equal to +1. एम इज इक्वल टू +1, बिल्कुल सही है, और एस की वैल्यू Plus half. कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना, प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ भी ले सकते हो, बस दूसरा इसका ऑपोजिट होना चाहिए। चलो, तो अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की बात, तो इसके बारे में बताइए। सर सेम होगा, बस S is equal to -half हो जाएगा. बिल्कुल सही है, ठीक है, एस इक्वल टू -हाफ हो जाएगा। ऐसे बीच वाले के लिए करिए सभी लोग, बीच वाले दो दो इलेक्ट्रॉन है उनके लिए लिखिए सभी लोग, मेरा कुछ पर्पस है कराने का तो इसलिए मैं करा रहा हूँ। बीच वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको लिखिए, कितने लोगों का यही आया है, हैंड रेज करना, कितने लोगों के ये दो आए आंसर जो मैंने लिखा है वही, हैंड रेज करना। कि बाकी लोग क्यों नहीं आया भाई, ओके, तो ये आ गया आपको। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं, क्या इसमें देखो कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी ऐसे, जस्ट एक बार देखो, जिनकी क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो, मतलब सभी क्वांटम नंबर जिनके आइडेंटिकल हो, क्या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है, क्या कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन है जिनकी क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो, ढंग से देखो, टेक योर टाइम एंड देन आंसर मी। सर N और L। नहीं, चारों क्वांटम नंबर, मैंने कहा कि ऑल, क्या कोई ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स आर सिमिलर, एनीवन? सर +1 के सेम है, -1 के सेम है और 0 के सेम है। एक मिनट, हाँ, कौन कौन सा सेम बता रहे हैं आप, नहीं मैं कह रहा हूँ, इज देयर एनी टू इलेक्ट्रॉन ऑफ विच ऑल द क्वांटम नंबर्स आर सेम, ढंग से देखो एक बार वैल्यू, सर नहीं है बिल्कुल भी। नहीं है ना, देर आर नो, देर आर नो टू इलेक्ट्रॉन्स विच हैव क्वांटम नंबर सेम, तो सभी की क्वांटम नंबर डिफरेंट था। अगर आपको मैंने पढ़ाया था शुरू में, मैंने क्या कहा था, क्वांटम नंबर क्या बताता है आपका, एड्रेस बताता है, ठीक है, तो एड्रेस तभी तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जब आपके चारों चीजें डिफरेंट हो। क्लियर है पॉइंट, Yes, sir. कि सभी आपके, ये नोट करो, और सभी लोग एक क्वेश्चन करो, आपके पास 3 मिनट है, थ्री डी को पकड़ते हैं हम, ठीक है, तो थ्री डी में 5 होते हैं, तो उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स के आपस में लिख के करो एक बार, ठीक है, यू हैव 3 to 4 minutes टू डू इट, ओके, क्वेश्चन समझ में आया, जैसा मैंने 2p के लिए किया है ऐसे ही आपको 3D में सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए करना है। क्लियर है पॉइंट, हेलो, क्वेश्चन समझ में आया, हाँ सर। ओके, करिए सभी लोग, आपके पास 3-4 मिनट है।
हो रहा है सभी का? हाँ सर हो गया। जिसका जिसका हो जाए हैंड रेस कर लेना ताकि मैं भी डिस्कस कर सकूं ना फिर। टेक योर टाइम, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, अभी दूसरा ही क्वेश्चन है। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे होगा? भले लिख रहे होंगे कॉपी में, बट आइडिया तो मिले क्या होगा, कैसे करना है। हैंड रेस करना। नमन बेटा, नहीं हुआ क्या आपका? नमन, हेलो। नमन, नियति, नहीं हुआ क्या आप लोगों का? आवाज नहीं आ रही, बोलिए कुछ। हेलो। हेलो, ऑडिबल हुए हैं आपके एंड पे? यस सर। यस सर। अभी तक दो ही तीन लोगों का हुआ है केवल क्वेश्चन, और हो गया? करो भाई। हाँ सर, तो आवाज कब से? क्या नहीं हो रहा है बताइए? बाकी लोग भूमि, नमन, नियति, राशि, क्या प्रॉब्लम आ रही है बताइए? आवाज नहीं आ रही कुछ लोग के एंड से। ओके, देखो 3D में क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगी बताइए? एनीवन, एन की वैल्यू क्या होगी? सर 3। एल की वैल्यू? एल की वैल्यू 2। एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? अगर एल माइनस की वैल्यू, यस, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि डी में आपके बेसिकली कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं।
ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक एक को करके। सपोज कर लो इसको मैं -2 दे देता हूँ, -1 दे देता हूँ, 0 दे देता हूँ, 1 दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, आप कैसे भी लिख सकते हैं, +2 +1 0 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, इट डजंट मेक मच डिफरेंस। तो चलो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू क्या है आपके 2 है, m की वैल्यू -2 है, तो आपके s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +½ मान लेते हैं आप। सेकेंड वाले को पकड़ते हैं, तो n की वैल्यू अगेन 3 है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू -2 है, s की वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। ठीक है, ये सेकंड वाला आप खुद करना, मैं थर्ड वाला करता हूँ। n की वैल्यू 3 है अगेन, l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू क्या है, +½ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू क्या है आपके 2 है, m की वैल्यू क्या है 0 है, और s की वैल्यू क्या है, -½ है। क्लियर है पॉइंट? बोलिए भाई, यस आप लोग सर। बोल, बाकी लोग भी क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? मतलब चुप बैठने के लिए था तो मतलब क्या फिर ऐसे क्लास करने का? मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आप लोगों को, बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में आया या नहीं, दिक्कत आ रही है? हेलो, यस सर। ओके। देखिए तो यहाँ पे क्या है आपका, इतना हो गया। इस तरीके से अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन का हम पर्टिकुलरली चूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, n की वैल्यू आपके 3 है, l की वैल्यू आपका क्या है 2 है, m की वैल्यू क्या है आपके +2 है, s की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी +½ हो जाएगी या -½ जो भी आपको चूज करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का आपको बताना है। तो और क्वेश्चन एक आधे करते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड या थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। और तो यहाँ पे हमने पता कर लिया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर आपको दिया हो तो उसके आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब आप निकालेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनका क्वांटम नंबर सेम हो। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो अब मान लो उल्टा क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स करके, कि आपको एक इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर दिया है, लिखो क्वेश्चन, quantum number of an electron, quantum number of an electron is given as follows। ठीक है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू आपको दिया गया है, सपोज कर लेते हैं 1 दिया गया है, m की वैल्यू दिया गया है -1, एंड s की वैल्यू चलो ले लेते हैं +½ इट डजेंट मैटर कि s की वैल्यू क्या है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? 3p। सर आप वापस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या था? क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if the quantum numbers are given as below, n is equal to 3, l equals to 1, m is equal to -1, s equal to +½ 3p आंसर तो सही है बट 100% करेक्ट आंसर नहीं है, मतलब थोड़ा सा। सर मतलब अगर देखा जाए तो अनसर्टेनिटी वाला यूज नहीं होगा? नहीं, अनसर्टेनिटी वाला बेटा वो होता है जब आप पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो हम तो अच्छा। वेलोसिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। आप और पोजीशन पिन पॉइंट करने के लिए होता है, मैं पिन पॉइंट करने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। ऑर्बिटल तो पूरा एक लंबा सा स्पेस होता है ना, तो हाँ आप सर। बता तो सकते हैं कि इस स्पेस में होगी वो। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, तो मैं एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किस ऑर्बिटल में होगा वो। ठीक है, तो जिसने भी ठीक 3p है। आंसर दिया, देखिए तो n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब थर्ड शेल है, l की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब p है, इतना तो सही है। अब m की वैल्यू -1 है, तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये अगर m की वैल्यू -1 है तो -1 आप किसी को भी दे सकते हैं, मैंने कहा था इसके अंदर px होता है, py होता है, pz होता है ना, तो -1 किसी को भी दे सकते हैं, तो आप एक चूज कर लो, 3px हो जाएगा। या अगर किसी का मन है तो ये बोल सकता है 3py भी हो सकता है कि मैं -1 y को असाइन करूंगा,
कोई बोल सकता है नहीं मेरा तो मन z को असाइन करने का है, तो मैं z को असाइन करूंगा, तो 3pz भी होता है। 3p सही है, बट क्योंकि m की वैल्यू एक ही m की वैल्यू दिया है, तो इट कैन बी ईदर ऑफ दीज। ओके, और s की वैल्यू हाफ है, तो मतलब क्या है आपका हाई स्पिन है या अपर वाला स्पिन है, क्लॉकवाइज वाला है फॉर द टाइम बिंग। ओके, ओके सर। समझ में आ गया? यस सर, यस Yes, सर। sir. अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे ही, एक सिमिलर क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, कि मान लो आपको n की वैल्यू दिया है 4, l की वैल्यू दी है 2 और m की वैल्यू दी है -2 और s की वैल्यू दिया है प्लस में -हाफ ले लेते हैं। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? What is the position of electron? सर 4dV। हाँ, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 2 है, तो 2 का मतलब d हो गया। अब m की वैल्यू -2 है, तो आपको मैंने बताया था वो कुछ भी हो सकता है ना, आपके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, यस सर। तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे dxy हो सकता है, या 4dyz हो सकता है, या 4dzx हो सकता है, या 4d x² - y² हो सकता है, या 4dz² हो सकता है। इट कैन बी एनी ऑफ दीज। ओके, क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, क्वेश्चन लिखना अगला, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will an subshell or orbital, how many electrons a subshell or an orbital will हटा देना, how many electrons a subshell or orbital can have according to the following quantum numbers। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, एक लाइन का आंसर है, लेकिन सोचने वाला क्वेश्चन है। तो सपोज कर लो मैं देता हूँ n की वैल्यू 4, आपको पहला क्वेश्चन है n = 4 है, l = 1 है, बस इतना ही दिया गया है आपको। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सबशेल या ऑर्बिट में, जो भी है। अगर कहीं पे आपको क्वांटम नंबर n = 4 दिया और l = 1 दिया है, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ये तो कल किया था मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लास्ट बार, बस उसको पैटर्न चेंज कर दिया है मैंने। Anyone would like to take a guess? n = 4 है, l = 1 है, तो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बेटा? सर 8 हो सकते हैं क्या? नहीं, ढंग से सोचो, 4 दिया है आपको और l = 1 दिया है, l = 1 का मतलब क्या होगा? 4p, तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एट मैक्स? सर 6। आंसर आपका 6 हो गया। यही तो किया था हमने पिछली क्लास में, है ना? ठीक है, और अगर मान लो मैं और अच्छे से कर दूं इस क्वेश्चन पे, n = 4 कर दूं, l = 1 कर दूं, और m = से फॉर एग्जांपल -1 कर दूं, आप कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? क्वेश्चंस नोट कर लेना है ढंग से। अगर मैं n = 4 कर दूं, l = 1 कर दूं, और m = -1 कर दूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, इसको लिख के करिए। तो क्या है क्वेश्चन? हाँ, सर क्वेश्चन क्या था सर? क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
ऑर्बिटल और सबशेल कैन हैव गिवन द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो आपको क्वांटम नंबर दिया है, इसके बेसिस पे आप बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जो ये क्वांटम नंबर पोजेस करेंगे। तो देखो n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, p, अब m की वैल्यू -1 है। -1 मतलब एक ही वैल्यू केवल आपको दिया है, तो इसका मतलब क्या है, या तो ये px होगा या तो py होगा या फिर pz होगा। तो मैं px ले लेता सर हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस, सो मैं 4px लिख दिया मैंने, इसका मतलब कितने हो गए, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, अब अगर हम बात करते हैं आगे और से फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ n इज इक्वल टू 4, l इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल टू -1 और s इक्वल टू +½ अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनका ये क्वांटम नंबर होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव दिस क्वांटम नंबर? सर 2। नहीं, देखो ना, s इक्वल टू ½ कर दिया, फिक्स कर तो दिया। सर 1 होगा। यस, मैंने फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे p हो गया, मान लेते हैं px था। अब px के अंदर भी मैंने एक ही आपको स्पिन क्वांटम नंबर दिए। एक स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, मान लो आप स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? और भी क्वेश्चन करते हैं, अभी पहली बार में उतने अच्छे से नहीं होता, तो बाकी और भी करते हैं। अच्छा, ये जो s होता है, s क्वांटम नंबर, इसको कई बार ms से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी लिख लेना, m और सबस्क्रिप्ट में s। ठीक है, अगेन चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अगर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 2 है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 2 है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? बेटा सर अगर आप 10 लोग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाँ 10 होंगे, क्योंकि ये क्या हो गया 4d। एक चीज समझ लीजिए, आप लोग अगर नहीं बोलेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं। ठीक है, जो भी लोग साइलेंट बैठे हैं, और जैसा मैंने बताया था कि आज ही हम पढ़ेंगे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिक्कत आई आगे चल के तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, मतलब इनऑर्गेनिक में एटलीस्ट और फिजिकल में। तो प्लीज ट्राई टू मतलब स्पीक अप व्हेन एवर यू हैव अ प्रॉब्लम, वरना मतलब मुझे तो पता नहीं चलेगा ना ऐसे ऑनलाइन। तो 4D पे 10 हो गया आपका। तो इस तरीके से आपसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन जो आपको दिया था 15th नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है, लिखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला सेट है n इक्वल्स टू 0, l इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल टू 0 एंड s इक्वल्स टू +½ इसको मैंने बताया s को कई बार ms पे लिखते हैं, तो यहाँ पे ms लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताइए क्या ये क्वांटम नंबर फीजिबल है, क्या ये क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ l इज फ्रॉम L is basically n-1, 0 to n-1। तो for a given value of L, जो L की for a given value of n, L की वैल्यू 0 to n-1 होती है, और for a given value of L, जो M की वैल्यू होती है वो -L to +L होती है। पढ़ाया था ना ये चीज पिछली क्लास में, इतना ध्यान रखना। I'll repeat again कि for a given value of n, the values of L are from 0 to n-1, and for a given value of L, the values of m are -L to +L इंक्लूडिंग 0। अच्छा, अब देखो क्या ये क्वांटम नंबर फीजिबल है? अच्छा ये बताओ क्या कभी n इक्वल्स टू 0 पॉसिबल होगा? जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के सोचो, नहीं सर। क्या कभी ये होगा आपका? नहीं n सर। इक्वल्स नहीं फीजिबल है ना, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 का मतलब नो सेल। तो ऐसा हो ही कहाँ सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर एटम में कोई शेल हो ही ना और इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे, बिकॉज नो शेल का
मतलब क्या हो गया? सर n होगा तो ऑर्बिट ही नहीं होगा, तो फिर कुछ ही नहीं होगा। ये तो इसका मतलब न्यूक्लियस हुआ, और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नो शेल का मतलब क्या हो गया? आपका न्यूक्लियस हो गया सिंपली, और न्यूक्लियस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, तो क्वांटम नंबर की बात करना बेकार है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, n इज इक्वल टू 1 लिया है, l इक्वल टू 0 लिया है, m की वैल्यू 0 ली है, s की वैल्यू -½ ली है। क्या ये फिजिबल है? सोचो पहले, अगर n की वैल्यू 1 दिया है, l की वैल्यू क्या हो सकती है? l की सर हो वैल्यू हो सकता सकती है है सर, 0 टू 1s हो n जाएगा ना। माइनस 1, तो 0 टू 0, तो यस l बराबर 0 फिजिबल है। एंड फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, हाँ, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया? s ऑर्बिटल हो गया एक तरीके से, तो यहाँ पे s आपका है, तो ये फिजिबल है। ठीक है, तीसरे तो वाले फिर क्वेश्चन पे इसमें आते कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स होंगे इक्वल्स टू, सर फिर? बेटा हाँ अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगेन आपने s की वैल्यू फिक्स कर दी है। नॉर्मली 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अब हाँ सर, आपने s की वैल्यू फिक्स कर दी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। एक ही रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होगा जिसकी स्पिन आपको दिया है। ठीक है सर। ठीक है, हाँ n इज इक्वल टू 1 लिया है, l इक्वल्स टू 1 लिया है, m की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू +½ है। क्या ये फिजिबल है? सोचो जरा। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम, क्या ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर फिजिबल है? बोलिए, क्या ये फिजिबल है? नहीं सर। और क्यों क्यों नहीं फिजिबल है? कोई और बताइए, कोई बताएगा और? एनीवन? सर फिजिबल है सर, क्यों फिजिबल है? क्योंकि सर ये 1p है, और जो m है वो 0 तो ले ही सकते हैं ना सर। हाँ लाइक ये ये भी फिजिबल है। p है। नहीं, एक बार मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, l की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? अगर तो आपको गिवन n की वैल्यू अगर आपको n की कोई वैल्यू दी है, तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? सर माइनस एल से एल। -L to L। एक बेटा चुप रहो, 0 टू n-1 हो सकती है ना? यस सर। तो अगर n की वैल्यू 1 दिया है, तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 बस, लेकिन यहाँ पे l की वैल्यू क्या दी है? 1। तो क्या ये फिजिबल है? नहीं। नहीं है ना, तो ये आपका फिजिबल नहीं है। समझ में आ गया आप? यस सर। एक और, इसमें 5-6 पार्ट थे, तो और भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो 4 में दिया n इज इक्वल टू 1, l इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल टू +1, एन s की वैल्यू क्या है आपको? ½ क्या ये फिजिबल होगी? समझो जरा, n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू परमिटेड है, क्योंकि n की कोई भी वैल्यू के लिए जो आपकी l की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 टू n-1, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन m की वैल्यूज क्या होती है? -L टू +L, तो अगर l की वैल्यू 0 है, तो क्या m की वैल्यू +1 हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये फिजिबल नहीं है। क्लियर है? बोलिए। सर एक और बार एक्सप्लेन करा दो सर। ये वाला यस सर। देखो, किसी n की वैल्यू 1 दिया गया, l की वैल्यू 0 दिया गया, m की वैल्यू +1 दी गई है, s की वैल्यू +½ दी गई है। ठीक है, n की किसी भी वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 टू n-1, तो अगर यहाँ पे रखोगे तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो 0 ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन, जो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, मतलब अगर l की कोई वैल्यू दी गई है, तो करेस्पॉन्डिंग m की जो वैल्यू होती है वो -L टू +L होती है, इंक्लूडिंग 0। ये पढ़ा था पिछली बार में, इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जो m की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0 ही तो होगी। क्लियर है? यस सर। तो m की वैल्यू अगर 0 होगी, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू क्या दिया गया है? +m 1। दिया गया है, तो m की वैल्यू +m दिया गया, तो क्या ये फिजिबल होगा? नो सर। नहीं होगा फिजिबल। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3,
m इज इक्वल टू -3 एंड s इज इक्वल टू +½ तो ये बताइए आप, क्या ये फीजिबल है? बोलिए। बस आपको 2-3 चीजें देखनी, ये बता देखना और ये देखना, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये। फिजिबल है सर। ढंग से सोचो। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, l की क्या हो सकती है वैल्यूज? अभी पढ़ाया मैंने। 0 to n - 1 लेकिन तो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम l की वैल्यू क्या होगी? 2 लेकिन दिया कितना है? 3 तो ये गलत है, सही है? गलत है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो इस तरीके से आपसे इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें आती नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। यस सर। अब देखो, 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड n+l रूल। ठीक है, या रुको, इससे पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड, एक छोटा सा टॉपिक होता है नोड। ठीक है, नोड डालिए हेडिंग, नोड डालिए हेडिंग। Node is the place. Node is the place in which probability of finding electron is 0. ठीक है, probability of finding electron is 0. ओके, समझना। जैसे मैंने, हम घर की एनालॉजी को लेके समझ रहे हैं, तो आपके घर में भी कुछ स्पेस ऐसा होगा, मतलब आप घर में अपने पावर जाओगे, ये तो श्योर है कि अगर मैं आपको मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे देखूं कि आप अपने घर पे हैं नहीं, तो आप पाए जाएंगे। लेकिन घर में भी कुछ ऐसी जगह होंगी, सपोज कोई कबर्ड है या कोई स्टोर रूम है, या जहाँ पे आप कभी नहीं जाते, या कोई टॉल है, तो उसमें आपके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मिनिमम होगी, या 0 भी हो सकती है कई बार। तो ये चीज होता है कि भले ही शेल होते हैं, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल के अंदर ओरिएंटेशन के वाइज ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पोजीशन भी होता है एक पर्टिकुलर शेल या सब शेल या ऑर्बिटल में, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना 0 होती है। ठीक है, मतलब कि ऑर्बिटल में तो होगा, लेकिन ऑर्बिटल के उस जगह पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा, तो उसे हम कहते हैं नोड। नोड क्या होता है? वो जगह जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलेगा कभी भी, या इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है पॉइंट? एनीवन, कोई डाउट? सर क्लियर है लास्ट पॉइंट? पॉइंट में डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर जो अभी आपने जो समझाया था उसमें। हाँ बोलिए, कह रहा, अच्छा फिर से बताना है। यस सर। ओके, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल समझो, कि जैसे मैं जब भी हमने क्वांटम नंबर पढ़ा है, तो क्वांटम नंबर हमने कैसे पढ़ा? हमने बेसिकली घर की एनालॉजी लेके समझा था। ठीक है, तो अगर मान लो आपका हाउस भी है, तो हाउस में भी कुछ स्पेस ऐसा होगा जहाँ पे आप कभी नहीं जाते होगे, मतलब अज्यूमिंग कि है कुछ ऐसा, जैसे कोई टॉल हो गई या कोई स्टोर रूम हो गया है कुछ, जहाँ पे आपका कभी जाना नहीं होता होगा। तो बेसिकली ऐसे ही जो होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक एटम के अंदर शेल होती है, शेल के अंदर सब शेल होते हैं, सब शेल में डिफरेंट ओरिएंटेशन होते हैं जिनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो नोड होता है, नोड ऐसी जगह होती है उस पर्टिकुलर शेल या ऑर्बिटल में, जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहां पे कभी भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, आप घर में, जैसे आप घर में तो पाए जाओगे, लेकिन हो सकता हो स्टोर रूम में आप कभी नहीं जाते हो, तो उसी तरीके से जो यहाँ पे है आपका, कि इलेक्ट्रॉन होगा शेल के अंदर ही या ऑर्बिटल के अंदर ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर जोन में कभी भी नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको, देखो ये पी ऑर्बिटल होता था। ठीक है,
तो ये जो p ऑर्बिटल है इसमें ये एरिया जो होता है जहां पे ये दोनों डंबल आपस में एडेड है या जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी इस एरिया में आपको नहीं मिलेगा, वो या तो लेफ्ट लोब में मिलेगा तो राइट लोब में मिलेगा, इन बिटवीन द लोब्स कभी नहीं मिलेगा वो, द जॉइंट पॉइंट ऑफ द टू लोब इट विल नेवर बी फाउंड। तो इसे हम क्या कहते हैं, नोड बोलते हैं। अब पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तो नोड क्या होते हैं, बेसिकली दो तरीके के होते हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना है कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन होते हैं। नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, लिखिए, नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, nodes are of two type, one is called angular node, आपको डिटेल में नहीं जाना है इसमें, ठीक है, angular node, and another is called radial node, ठीक है, angular node and radial node। जो angular node होता है उसका जो नंबर ऑफ एंगुलर नोड होते हैं, नंबर ऑफ एंगुलर नोड जो होता है वो इक्वल टू एल होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ रेडियल नोड जो होता है वो होता है आपका n माइनस एल माइनस वन। ये फॉर्मूला केवल आपको याद रखना है बस, ठीक है, एंगुलर नोड और रेडियल नोड का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो गए बताइए? n माइनस वन। यस सर। तो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड है, टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड आपके कितने हो जाएंगे, एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड जो कि n माइनस वन होता है। तो क्वेश्चन आता है, इस पे क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आएगा, अगर आएगा, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। जैसे क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी एंगुलर एंड रेडियल नोड्स आर अवेलेबल, हाउ मेनी एंगुलर एंड रेडियल नोड्स आर अवेलेबल इन 3D ऑर्बिटल, how many angular and radial nodes are available in 3D orbital? निकाल लेंगे? सर 0 होगा क्या सर? देख लेते हैं। तो आपको 3D है, 3D का मतलब कितना हुआ, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू कितना है 2 है, तो एंगुलर नोड कितने होंगे? सर रेडियल निकालना था एंगुलर? दोनों 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 दोनों। और रेडियल नोड कितने होंगे? 0। यस, n माइनस एल माइनस वन, 3 माइनस 2 माइनस 1, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो यस इस सर। तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है, ठीक है, तो उसको सीखने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड n प्लस एल रूल। लिखिए, n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल लिखिए। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ए सबशेल, एनर्जी ऑफ, पहला पॉइंट करके देखना है, n प्लस एल में दो रूल है। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल या सबशेल, energy of orbital is determined by, energy of an orbital is determined by n plus l value, n plus l value, ठीक है। लोअर द वैल्यू, लोअर द वैल्यू बहुत ही सिंपल है, अगर आप ढंग से सीखेंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लोअर द वैल्यू ऑफ n plus l, lower the energy, lower the energy, okay? यस सर। नाउ तो अब सेकेंड रूल भी लिख लो, रूल साथ में लिख लेते हैं फिर एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। if two orbitals have, if two orbitals have, if
two orbitals have same values of n plus L, if two orbitals have same value of n plus L, the orbital having lower value of n orbital having lower value of n has the lower energy, ठीक है। सभी लोग एक बार दोनों रूल फिर से पढ़ लो, क्योंकि अब यहाँ से फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही जाएंगे डायरेक्ट। तो एक बार सभी लोग पढ़ लो दोनों रूल। तो पहला रूल क्या है, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर से पहले यही लगाओगे फर्स्ट रूल। व्हेन द फर्स्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब व्हेन n प्लस एल वैल्यूज आर सेम, देन यू विल गो फॉर द सेकेंड रूल। ओके, इसीलिए उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में आपको इसको अप्लाई करना है। समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस यस। अच्छा, अब एक चीज बताना, पिछली क्लास में हमने बहुत मेहनत की थी। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो ऑर्बिटल केवल कितना होगा, 1s होगा। यहाँ पे 1p नहीं होता है, पिछली क्लास में हमने किया था। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 एंड 1। तो ये 2s और 2p होते हैं, इतना याद है। सेकंड शेल में 2d नहीं आता है, मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन कराया था, याद है कि सेकंड शेल में 2d नहीं आता है। n इक्वल्स टू 3 में क्या क्या आता है, n इक्वल्स टू 4 में क्या आता है, बस इतना सफिशिएंट है वैसे। बड़े इतना तो पिछली क्लास में, बहुत पिछले क्या 2 क्लासेस से यही कर रहे थे। अब तो क्लियर होगा ये कि जो d ऑर्बिटल है वो थर्ड शेल से, इतना ध्यान रखना, d ऑर्बिटल आपका थर्ड शेल से स्टार्ट होता है और f ऑर्बिटल आपका फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है। क्लियर है? यस सर। बोलो भाई। अच्छा, यस सर। अब देखो, अब क्या करो, इन सब की एनर्जी वाइज इनको अरेंज करो। अभी आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, ये जितने भी ऑर्बिटल आपके सामने लिखे हैं, अरेंज देम इन एन एनर्जी वाइज मैनर। जो अभी n प्लस एल रूल पढ़ाया उसके बेसिस पे करो। मैंने नहीं कराया आपको, मुझे पता है, लेकिन बस रूल बताया अभी, उस रूल के बेसिस पे आप अप्लाई करके देखो इसे, ठीक है सर डन। मतलब बाकी लोग भी कर लो, सभी लोग टेक योर सर टाइम। रटा हुआ ही है पूरा, एक्सेप्शन है ना वो। हाँ हाँ, बट रटना नहीं है आपको, मेरा यही पॉइंट है अभी, फॉर द टाइम बिंग रटने की जरूरत नहीं है आपको। ट्राई टू फिगर आउट यूजिंग द रूल, ठीक है, सी इफ इट अप्लाइज हियर। रटा तो मैं भी सकता था उसमें, बट रटना नहीं है अभी। जिसका हो जाए हैंड रेज कर देना। देखिए
तो जब 1s की बात करते हैं तो यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। जब हम यहाँ पे 2s की बात करते हैं तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2। जब 2p की बात करते हैं तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। जब हम यहाँ पे 3s की बात करते हैं तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। जब हम 3p की बात करते हैं तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है आपके 3 प्लस 1 4। जब आप 3d की बात करते हैं तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 5। जब आप 4s की बात करते हैं तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 4। जब आप 4p की बात करते हैं तो कितना होता है n प्लस एल की वैल्यू 5। जब आप 4d की बात करते हैं तो n प्लस एल की वैल्यू कितनी आती है आपके 6, ठीक है। बस इतना ही लिखना है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी में इसको लिखना है। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम n प्लस एल वैल्यू 1s की है, देन क्या है आपका 2s है, देन आपका क्या है 2p और 3s के n प्लस एल की वैल्यू आइडेंटिकल है। 2p और 3s में क्या है आपके दोनों की n प्लस एल वैल्यू सेम है। तो किसकी वैल्यू लोअर होगी, जब n प्लस एल वैल्यू की सेम आती है तो हम देखते हैं कि जिसके n की वैल्यू कम है उसको हम बात करते हैं। तो इन दोनों में से किसके n की वैल्यू कम है 2 की, 2p में n की वैल्यू 2 है, 3s में n की वैल्यू 3 है, तो 2p की एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पे 2p आ गया, देन यहाँ पे 3s आ गया। अब हम आते हैं 3p में, उसके बाद 3p आ गया आपका, ठीक है। अब आप देखो 3d और 4s, 3d और 4s में जो 4s है उसकी एनर्जी आपके n प्लस एल की वैल्यू 4 है, जबकि 3d में n प्लस एल की वैल्यू क्या है ज्यादा है। तो पहले आप क्या लिखोगे 4s लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे 3d लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे 4p आ जाएगा और आपका क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 4p और 3d को कंपेयर करेंगे तो दोनों के n प्लस एल की वैल्यू सेम है, और दोनों के n प्लस एल की वैल्यू सेम है, तो आपके n की वैल्यू 3d की लोअर है तो उसको पहले लिखा। तो इस तरीके से आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑर्डर बन जाता है, जो आपने रटा हुआ है। गेस कई लोगों ने नहीं याद किया तो इसको याद रखना है आपको कि पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, फिर 3p आता है, फिर 4s आता है, फिर 3d आता है, फिर 4p आता है, फिर 4d आता है, एंड सो ऑन। और एक्चुअली फिर 4f भी आता है, फिर 5s भी होता है, तो वो सब नहीं करना, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, मोस्टली 4p तक। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, क्योंकि ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे दिक्कत आएगी। पक्का क्लियर है ना ये एवरीवन? यस Yes, सर। sir. ओके, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आपको ये क्लियर रहे, क्योंकि आगे जब भरेंगे तो इसी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अच्छा, इतना आपने कर लिया। उसके बाद एस में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एट मैक्स 2, पी में 6, डी में 10 और आपका एफ में 14। 14। इतना आपको पता है, बस इतनी दो चीजें आपको पता रखनी है और कुछ भी नहीं करना है आपको। उसके बाद हम करते हैं अगला रूल, लिखिए नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड ऑफ बाउ रूल, ठीक है। ऑफ बाउ रूल बेसिकली लिखना है। ऑफ बाउ जो होता है बेसिकली कोई साइंटिस्ट नहीं था, ये एक जर्मन वर्ड है, बच्चे साइंटिस्ट सोच लेते हैं इसको, जिसका मन होता है, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। इट्स अ जर्मन वर्ड व्हिच मींस बिल्डिंग अप। तो बेसिकली क्या होता है, आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऑफ बाउ का नाम का एक रूल था बेसिकली, ऑफ बाउ प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, तो वो लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑफ बाउ इज ए जर्मन वर्ड व्हिच मींस बिल्डिंग अप। अब इसका रूल लिख लो जो कि सबको पता होगा आई गेस, ये नहीं पता है तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द ऑफ बाउ प्रिंसिपल, in the ground state, in the ground state, in the ground state, the atomic orbitals, the atomic orbitals are filled, in the ground state, atomic orbitals are filled
क्या बोल रहा था मैं, फिर से बताना। In the ground state, the atomic orbitals are filled. In the ground state, the atomic orbitals are filled. Atomic orbitals are filled in the order of increasing energy. ठीक है, लिख लिया सभी ने? यस सर। ओके अच्छा, ऐसा करिए आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे। ओके, टेक अ 5 मिनट ब्रेक, फिर यस उसके बाद करते हैं।
हेलो, हेलो, यस सर। आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? नो सर, सर बहुत कम और क्रैकिंग से बहुत सर। ओके, आवाज स्लो आ रही ना या सही आ रही है? हेलो, सर स्लो आ रही है। ओके, एक मिनट। अभी ठीक है? हेलो, थोड़ा एको होगी, रूम एम्प्टी है, बट यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑफ बाउ रूल बेसिकली पढ़ रहे थे कि कैसे ऑफ बाउ ने अरेंज किया। तो ऐसा हमने बताया कि हम हमेशा क्या करते हैं कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमने कौन कौन से कहे, 1s हो गया, 2s हो 2p हो गया, उसके बाद 3s हो गया, 3p हो गया, फिर 4s हो गया, 3d अगर मेनली 3d तक या 4p एट मैक्स जरूरत पड़ती है हमें, उसके आगे नहीं पड़ती हमें जरूरत। वॉइस नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir, आ रही है। हैक हो रही है क्या? मतलब कुछ कह रहे हैं बच्चे, मैसेज आया, सर बीच बीच में मतलब ब्रेक हो क्लियर? रही है। हेलो, ओके, एक मिनट रुको। यस सर। एक मिनट ना बेटा, लोकेशन चेंज करके देखते हैं शायद। ओके, अभी है क्लियर थोड़ा सा? सर अभी भी आ हेलो, रहा है। मतलब आवाज आ रही है? अभी भी दिक्कत है? सर आ तो रही है, लेकिन बीच बीच में वापस प्रॉब्लम हो रही है। अगर हो तो बता देना, ठीक है? ठीक है। ओके, तो देखते हैं। टू एस, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d and 4d।
30 तक सारे भरने जा रहा हूँ आपके सामने। बोलिए। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो केवल 1s1 होगा, ठीक है। हीलियम के आपका 2 होता है एटॉमिक नंबर, तो 1s2 होगा। लिथियम 3 होता है, तो पहले आप 1s2 लिखेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो 2s1 में जाएगा, क्योंकि s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो आपका 1s2 होगा एंड 2s1 हो जाएगा। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम आता है। बेरिलियम 4 होता है, तो 1s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ न्यूट्रल एटम। इन अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर का मतलब सो 1s2 हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो किस में जाएंगे? 2s2 में। तो ये भी पूरा भर गया। नहीं आ रही क्या? हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं, आवाज क्लियर नहीं है? यस सर। एक मिनट को देखता हूँ मैं नेट का कनेक्शन। अभी मैंने डिस्कनेक्ट करके प्रॉब्लम कनेक्ट है किया सर, है, तो प्रॉब्लम है। शायद बेटर होना। अभी भी देखो नेटवर्क चेंज किया है। अभी देखो, अभी आ रही है आपको आवाज थोड़ा सही? हाँ सर, अच्छे से आ रही हो। ओके, सो 1s2 हो गया। 1s2 यहाँ पे हो गया, जैसे हीलियम हो गया, उसका लिथियम का 1s2 2s1 हो गया, ठीक है, क्योंकि लिथियम 3 है, 4 है यहाँ पे, 1s2 2s2। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिकी चीज भी होती है, आप लोगों को लगता होगा, आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है, बट अभी थोड़ा ध्यान देना, कई चीज नई भी सीखेंगे आप। लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 होता है, तो बोरॉन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो किस में जाएगा? 2p में जाएगा, तो 2p1, क्योंकि मैक्सिमम s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, तो 1s2 2s3 मत लिख देना। उसके बाद आता है कार्बन, 1s2 2s2, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो किस में जाएंगे? 2p2 में। उसके बाद 7 आता है कार्बन के बाद नाइट्रोजन, तो वो क्या होगा? 1s2 2s2, बेटा कोई रब मत करो, 2s2 2p3। इतना क्लियर है सभी को? एवरीवन क्लियर है अभी? ओके। अब यस देखो सर। नाइट्रोजन के बाद क्या आ रहा है आपका? ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है, तो 1s2 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4, तो 4 बचे, तो किस में जाएंगे? 2p4 में। उसके बाद आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना होता है? 9 होता है, तो 1s2 2s2, कितने बचे? 5 बचे, तो किस में जाएंगे? 2p5। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इतना याद रखना। फिर नियॉन आता है, नियॉन 10 होता है, तो 1s2 2s2, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6, 2p6। अब p भी 2p भी पूरा भर गया है, ठीक है, 2p भी पूरा भर गया है।
अब हम आते हैं 11। 11 कितना किसका होता है? सोडियम का होता है। सो 1s2 2s2 2p6। उसके बाद क्या आएगा आपका? एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो नेक्स्ट क्या आता है? 3s आता है, 3s1। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम। लिखते रहना सभी लोग ये चीजें। मैग्नीशियम 12 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे कितना होगा? 3s2। तो 3s भी पूरा भर गया। अब 3s भर गया तो नेक्स्ट आएगा 3p। ठीक है, तो मैग्नीशियम के बाद क्या आता है आपका? क्या आएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट? एल्यूमिनियम 13। 1s2 2s2 2p6। 13 इलेक्ट्रॉन बने तो 4 6 10 दोबारा, और उसके बाद 3p1। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? कार्बन के बाद सिलिकॉन यहाँ पे हो जाएगा 14। तो सिलिकॉन भरोगे तो कितना आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ओके, तो इस तरीके से आप भरते जाएंगे। 14 के बाद उसके बाद 15 आता है। ये नोट कर लिया सभी ने? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं? एवरीवन? यस सर सर। अच्छा, एक्सपोर्ट। तो सिलिकॉन के बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका? नाइट्रोजन आता है, सॉरी फास्फोरस। फास्फोरस होता है आपका 15। तो 15 को कैसे भरोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए? 12 हो गए। 3p3। p में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं। उसके बाद सल्फर आता है 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका? क्लोरीन। क्लोरीन 17 होता है। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन बनने तो 3p5 हो गया। अब हम आते हैं 18। वो क्या होता है? हीलियम नियॉन आर्गन। आर्गन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो यहाँ तक आपके P सारे भर गए। P के बाद अगला देखो क्या आता है आपका? 3p के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आपका 4s है। 3d मत कर देना गलती से भी। ठीक है, 4s है आपका। तो आर्गन के बाद यहाँ पे क्या आता है? पोटेशियम। पोटेशियम 19 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3pd मत लिखना, 3d मत लिख देना, 4s आता है। ठीक है, 4s1। फिर कैल्शियम होता है, कैल्शियम 20 होता है। चीजें इसके बाद इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है, पहले इतना क्लियर कर लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इतना क्लियर कर लो यहाँ तक चीजें, इसके बाद चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और नई चीजें भी बताऊंगा मैं आपको। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना 20 कैल्शियम तक कर लेना। 30 तक बेसिकली करना है, चिंता मत करिए, मैं सारे 115 एलिमेंट नहीं कराने वाला। बट अप टू 20 करना, 30 तक करना है। मैं भर लिया? जब हो जाए तो बता देना, फिर मैं आगे मूव कर जाऊंगा। देख लिया सभी ने? हेलो यस सर। हेलो, हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे जो मेन चीजें हैं वो हमें सीखनी है, जिसपे से क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड में या आपके स्कूल में। तो देखो, इसके बाद आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम होता है 21। तो देखो क्या होगा,
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए आपके? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब आपको भरने 3 और भरने, क्योंकि 21 मतलब 3 और भरने हैं आपको। तो स्कैंडियम तक आपने 3p6 तक आपने भर दिया। इसके बाद पहले आप 4s भरेंगे। ठीक है, जैसा मैंने बताया, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है? 3d से कम होती है। तो यहाँ पे 4s2 एंड 3d1 हो गया। ठीक है, ये स्कैंडियम हो गया। ध्यान देना, भी इस पे मैं वापस आऊंगा। उसके बाद अगला क्या आता है? टाइटेनियम, आई गेस, या टिलियम, जो भी नाम था। तो इसको 22 होता है आपका। नेक्स्ट 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, कोई दिक्कत नहीं। वेनेडियम 23 होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। ठीक है, क्रोमियम आपका कितना होता है? 24। तो वो कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ, किसी को अगर रियल में आंसर पता हो तो प्लीज बोलना मत अभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4s2, 3d4। ठीक है, आगे आते हैं 25 मैग्नीज। अगर हम नॉर्मल तरीके से भरते जाते हैं तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ठीक है, 26 आयरन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 6 इलेक्ट्रॉन बचे केवल, तो 3d6। ठीक है, ऐसे ही 27 कोबाल्ट जो होगा वो भी सेम चीजें लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे, फिर आखिरी में 3d7 लिख देना। ठीक है, निकल की बात करते हैं। निकल 28 होता है। अगेन सबको सेम लिखते जाना, तो यहाँ पे 3d8 हो जाएगा। ठीक है, 29 कॉपर, तो वो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके 3d9। फोर एस टू 3d9। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जिंक। जिंक इज 30। सो वो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अच्छा, अभी तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग जो भी लिखा है? बोलिए, कोई दिक्कत? अब देखो होता क्या है रियलिटी में, जो मैंने पर्पल कलर से लिखा है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज होता है। एक्चुअल में ये 4s2 3d4 नहीं होके, और ये 4s2 3d9 नहीं होके, ये हो जाता है 4s1 एंड 3d5, और ये हो जाता है आपका 4s1 एंड 3d10। तो ये यहाँ पे चेंज आता है आपका, कि ये रादर देन ये एक्सेप्शन की तरह लिख लो। इसका रीजन होता है, वैसे एक्सेप्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, एवरीथिंग हैज इट्स रीजन। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, उसका यूज करके इसको एक्सप्लेन करते हैं, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट। आई विल सी, अगर वो ज्यादा अच्छे से दिया होगा तो मैं बता दूंगा, वरना आपको जानने की जरूरत नहीं है। सर आप तो यहाँ वापस समझा सकते हैं कि हमने क्रोमियम में 4s1 के लिखा? मैंने बताया नहीं बेटा, रीजन नहीं बताया मैंने इसका भी। ठीक है, सो देर आर 2 रीजन टू दैट। मैं लिखा दूंगा, बट उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे 4s1 हो जाता है, 3d5 हो जाता है, और यहाँ पे 4s2 3d10 होता है। इसका रीजन क्या होता है? मैं लिखा दूंगा कि क्या होता है, बट आपको उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें होती हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। पहले तो एक पहला क्वेश्चन लिख लो, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखते हैं, वाई इज क्रोमियम एंड कॉपर नहीं, ऐसे मतलब करो, नोट करके लिखो बेटा, नोट करके लिखो।
क्वेश्चन करके मत लिखो, नोट करके लिखो। क्रोमियम एंड कॉपर have electronic configuration as 4s1 3d5 as 4s1 3d5 and 4s1 3d10 and 4s1 3d10 respectively because अब इसका रीजन समझ लो। एक रीजन आप समझ सकते हो, दूसरा वाला आपको समझने में टाइम लगेगा, तो दूसरे में डिटेल नहीं आएंगे। बिकॉज उसके अंदर पहला पॉइंट डालना, half filled and full filled orbitals are more stable। ठीक है, तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे देखो, आपका पहले ये D4 था, बाद में हमने इसको D5 कर दिया। पहले यहाँ पे D9 था, बाद में हमने इसको D10 कर दिया। तो ये क्या हुआ, नॉर्मल फिल्ड ऑर्बिटल से ये हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल बन गए, तो इस वजह से ज्यादा स्टेबल हो गए। ठीक है, क्लियर पॉइंट? यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखना, जो आपको रीजन नहीं जानना बट कोई पूछे तो आप केवल आंसर बता सकते हो। सेकेंड रीजन है समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। सेकेंड रीजन इज समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिएगा और कुछ नहीं। एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े। बोलिए, हेलो, आगे बढ़े बेटा। यस सर। ओके, अब एक नोट नंबर 2 डालना। whenever a cation का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आयन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आयन। whenever a cation is formed from the metal, the electron, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हैज बीन रिमूव्ड। सो मैंने बोला whenever a cation is formed from a metal, the electron is removed from the outermost orbit, ये आपके लिए नई चीज होगी, अभी मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। outermost orbit, from the outermost orbit, ये समझिए, इसमें लोग गलती कर देते हैं। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल मैं आयरन के बात करता हूँ, आयरन 26 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 सॉरी 3d6। इतना क्लियर है सबको, क्या आयरन इतना होगा? यस सर। आप समझोगा, अगर मान लो आपसे कोई कहे Fe2+ बनाना, आयरन के 2 आयन्स होते हैं Fe2+ एंड Fe3+। ठीक है, तो भले ही सबसे आखिरी में आपने 3d6 को भरा है, ठीक है, बहुत क्लियरली समझ लो, भरा आपने सबसे लास्ट में 3d6 को है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है आपका, बोलो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है आपका? सर 3d6। नहीं बेटा, वो तो भरा है आपने, वो एनर्जी वाइज है, मैं पोजीशन वाइज बोल रहा हूँ कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है आपका? 4s होगा ना, फोर्थ शेल थर्ड शेल के बाद आती है ना,
यस सर। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका 4s होगा, इतना ध्यान रखना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट आपका 4s होगा। तो जब आप Fe2+ बनाएंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। अब तो 24 इलेक्ट्रॉन बचे केवल, 24 इलेक्ट्रॉन, तो वो इससे बनाओगे आप, उसको डायरेक्ट नहीं भरना। Fe2+ का जब कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो वो Fe से फिर निकलेगा। सर 4s 0 लिख देंगे। 4s 0 हो जाएगा, यस। 3s2 3p6 4s 0 चाहे लिखो ना लिखो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सॉरी 3d6। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, मतलब कि जब भी आप कैटायन या एनायन बनाते हो, बहुत क्लियर समझ लो, एनायन में भी यही होगा। whenever you form an anion then you insert the electron, anion मतलब नेगेटिव चार्ज आयन, जिसको नहीं पता ये भी लिख लेना, पॉइंट मैंने लिखाया नहीं है। एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें भी जब भी इलेक्ट्रॉन का इंसर्शन होता है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप दे रहे हो, तो वो किस में जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जाता है। अब अच्छा Fe3+ बनाया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ से निकालोगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो किससे किससे निकालोगे, बोलो। किसमें सर? Fe3+ में, Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे? सर ये होगा 1s2 2s2 2p6 नहीं 3s2 नहीं, 3p6 और 3d3 3d5, सर 2 कैसे? इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन अच्छा 4s हाँ से हाँ हाँ। निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन समझ लो, बहुत क्लियरली समझ लो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। जब भी आपसे कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, तो आप पहले जो न्यूट्रल मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो भी पूछे, चाहे कोबाल्ट का पूछे, चाहे निकल का पूछे, चाहे सोडियम का पूछे, आप सबसे पहले मेटल का लिखेंगे, फिर उसके बाद मेटल से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो मेटल में सबसे आउटर ऑर्बिट में कौन सा है, 4s2 है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, उसके बाद किस में आता है, 3d आता है, तो उसके बाद 3d से 1 निकलेगा, तो यहाँ पे 3d5 हो जाएगा। पॉइंट समझना। और एग्जांपल करते हैं अभी, बट इतना क्लियर हो गया, बोलिए, क्लियर है, सर बोलिए। सर लाइक जैसे कि क्रोमियम और किसी का अभी भी दोनों अगर करते हैं, सब करते हैं, कैटायन हो Cr सभी प्लस, कर, बेटा तो सारे कर रहे सर हैं, सारे कर रहे हैं नहीं सर मैं अभी। बस कह रहा हूँ, एक बात ओके पूछनी थी। तो ओके। सर फिर इलेक्ट्रॉन अगर Mn नहीं मान लीजिए Fe आयरन, और वो प्लस हुआ तो सर उसमें माइनस हो जाता है ना इलेक्ट्रॉन, और माइनस हुआ तो प्लस हो जाता है इलेक्ट्रॉन। हाँ, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कि आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। देखो सिंपल सा चीज होता है कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेसिकली डेट, ऐसे सोचो, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो ऐसे सोचो, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डेट, ठीक है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा उसके ऊपर डेट बढ़ गया, डेट का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसके पास से डेट कम हो गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, कि उधार बेसिकली एक तरीके से। तो उधार नेगेटिव होता है, तो इसलिए जिसके पास इलेक्ट्रॉन आता है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसके पास से जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। सपोज आपसे कोई कहे कि मैग्नीज 2+ का स्ट्रक्चर बताओ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आपसे कोई ये कहता है क्वेश्चन, तो आप मैग्नीज 2+ से पहले क्या लिखेंगे, पहले आप मैग्नीज लिखो। मैग्नीज 25 कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं केवल। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 4s2 से, क्योंकि सबसे बाहर में कौन सा है, 4th शेल है, 4th शेल सबसे बाहर है, तो वहां से आपने निकलेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। क्लियर है, बोलिए एवरीवन। यस सर। ओके अच्छा, अब मान लो अगर क्रोमियम की बात करते हैं, किसी कैसे का मान हो गया, क्रोमियम 3+ बनाने का बात हो गया, तो पहले क्रोमियम 3+ लिखने से पहले पहले क्रोमियम लिखना। क्रोमियम क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो अगेन पहला इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकल जाएगा, ठीक है, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेंगे। समझ रहे हो आप पॉइंट, कि सबसे बाहर वाले से सबसे पहले निकलेगा, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, तो एक इलेक्ट्रॉन तो सबसे पहले बाहर वाले से निकलेगा,
फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर वाले से निकलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d3। क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन आप करेंगे? यस सर। 2 क्वेश्चन करिए, 3 करिए। निकल 2+ बनाओ और कॉपर प्लस एंड कॉपर 2+, दोनों चीज बनाओ। मतलब इन तीनों को बनाओ, इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो अगेन आयन का लिखने से पहले आप उसके न्यूट्रल एटम का लिखते हैं करेस्पॉन्डिंग। तो लिख लीजिए। सर हो गया। ओके, बाकी लोगों को भी कर लेना। सर डन। ओके, हैंड रेज करते जाओ जिसका इसका हो जाए, तो मुझे आइडिया रहेगा कितने लोगों का हो गया। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, बहुत ही सिंपल सा है। निकल 2+ बनाना है तो पहले आप निकल का लिखो। निकल में 2 इलेक्ट्रॉन ही निकालने हैं आपको, केवल 2 ही निकालने हैं। तो कहाँ से निकलेंगे दोनों, बोलिए? सर 4s2 में से। 4s2। 4s2 से निकल जाएंगे। ठीक है, अब कॉपर एक बार प्लस बनाना है, एक बार कॉपर 2+ बनाना है। तो जब कॉपर प्लस निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, केवल कॉपर प्लस 1 बनाना है 4s1 में से। 4s1 से। और जब आपको कॉपर 2+ बनाना है तब सर 4s1 और 3d9 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं, 4s0 सर 4s0 हो जाएगा और 3d9। यस। सो जब आपको +2 बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और एक 3d से निकलेगा। ठीक है, और कॉपर प्लस तो आप लिख ही देंगे। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट 2 छोटे छोटे से टॉपिक है उनको कर लेते हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हेडिंग डालिए। तो इस तरीके से होता। अच्छा, फॉर होमवर्क एक चीज लिख लो, आपको Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, N3- उल्टा करना है, जो मैंने पढ़ाया है उसका उल्टा करना है आपको। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, N3- लिखना है, O2- लिखना है। इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाने हैं आपको। ट्राई करेंगे आप? ठीक है, एज अ होमवर्क लिख लेना इसको। ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका, जो हेडिंग आती है वो डालिए। हेडिंग का नाम है, एक मिनट, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम पढ़ चुके हैं इसको, बट फिर भी लिखा देता हूं मैं, लिखाने की बात है। लिखें, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डालिए। अच्छा, बिफोर हम ये पढ़ना शुरू करें, आपको याद है क्लास के बिगिनिंग में मैंने लिखा था, जैसे मैंने 2p लिखा था और मैंने इसके 6 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, और मैंने कहा था कि आप ऑब्जर्व करो। उसके बाद 3d का भी किया था हमने, 3d के 10 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, और मैंने कहा था आपसे ऑब्जर्व करो, क्या कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी चारों क्वांटम नंबर सेम हो? याद है एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास?
यस सर। तो क्या आंसर निकला था कुछ भी सेम कुछ भी कि same है। कोई भी डिफरेंट है। या कि तो भले ही एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो बट होनी ही है। तो यही है पॉलीज एक्सक्लूजन। मैं कहता हूँ पढ़ चुके हैं हम पहले। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये है स्टेटमेंट प्रिंसिपल का। No two electrons can have same set of all the four quantum number. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स की आपके एक दो इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यहाँ पे इन एन एटम लिख देना ऑब्वियसली, क्योंकि दो एटम डिफरेंट एटम की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक एटम के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो आपके इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। तीन सेम हो सकती हैं, चौथी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, यस सर। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट रूल आते हैं। यही बस पॉलीज एक्सक्लूजन में इतना ही है, पहले ही पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको हुन्स रूल। इसका पूरा नाम होता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बट इसका सेकंड पार्ट का नाम कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इतना पोर्शन आपके काम का नहीं है। बेसिकली हुन रूल याद रखना है आपको। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस। अच्छा, पिछली क्लास में याद है आपको मैंने बताया था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। पहले रूल ही समझ लेते हैं कि मान लो हम 2p में भर रहे हैं, तो अगर मान लो आपको 4 इलेक्ट्रॉन भरने, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना है तो ऐसे भरोगे, 2 भरना है तो ऐसे भरोगे, 3 भरना है तो ऐसे भरोगे आप। ठीक है, 4 भरना है तब आप क्या करोगे, कपलिंग करना शुरू करोगे। याद है? यस सर। कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि पहले से ही 2 भर दो, ये नहीं होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप ऐसा भर दो, ये सब गलत है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? ये चीज याद है पिछली क्लास से? यस सर। तो यही चीज थी बेसिकली, ये इसी को हुन रूल कहते हैं। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन filling will not take place in orbitals. Electron filling will not Sir, take can you please place. repeat the whole statement? या इलेक्ट्रॉन फिलिंग मैं लिख ही देता हूँ। इलेक्ट्रॉन फिलिंग will not take place in orbitals of same energy until all the available orbitals of a given subshell contain one electron each with parallel spin। ठीक है, तो इसको मतलब ऐसे ही, मतलब ट्रिक के फॉर्म में ये कह देते हैं कि हुंड कहते हैं झुंड मत लगाओ। ठीक है, तो बेसिकली झुंड नहीं लगेगा ना जब तक आपका सब कुछ हो जाएगा। झुंड मतलब क्राउड, चलो एंटी क्राउड टाइप का हो गया ये। तो इसका रीजन क्या होता है बेसिकली, अगर सोचो, आप सोचो अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, जरा सोचो, मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं इसलिए समझा रहा हूँ। ऐसे एक बार भरा है आपने, मतलब दूर दूर करके एक बार आपने ऐसे भर दिया, तो ये बताओ किस केस में रिपल्शन ज्यादा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, एरो का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं।
तो ये बताओ केस नंबर 1 या केस नंबर 2, किस केस में रिपल्शन ज्यादा होगा? सर लेकिन हाफ फिल या फुल्ली फिल आर मोर स्टेबल, तो फिर सेकंड में तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। बेटा पूरे सबशेल की बात कर रहे हैं हम, D5 जैसे है, D5 और D10 को कंपेयर कर रहे हैं D6 से, सपोज कर लो, ठीक है। तो D5 क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज अपोज टू D6 या एज अपोज टू D4, ठीक है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, हम पूरे सबशेल की बात करें कि टोटल इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में, मान लो D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 10 में से या तो 10 हो जाए उसमें, या 10 में से 5 हो जाए, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट आता है बेटा एक्सचेंज एनर्जी से, तो उसमें इसीलिए मैंने इसे सेकंड पॉइंट एक्सचेंज एनर्जी लिखा है, और मैंने इलेबोरेट नहीं किया उस पर कैसा क्यों होता है। बस आपको टर्म याद रखना है कि जैसे मान लो P है, उसे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो 6 या तो 6 हो उसमें, या तो फिर 3 हो, ठीक है। तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल हो गए। लेकिन हम यहाँ पे अभी वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिलिंग की बात कर रहे हैं। अभी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की बात हुंड नहीं कर रहा है। हुंड ये कहता है कि एक ही पहला तरीका 1 है भरने का, एक दूसरा तरीका 2 है, तो इसमें से आप कौन सा तरीका चूज करोगे? तो हुंड के अकॉर्डिंग 1 चूज करोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेकंड में क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही जल्दी पास पास आ गए, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब दो नेगेटिव चार्ज आपस में आसपास होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। इतना पता है ना आपको कि अगर दो लाइक चार्जेस, मतलब कि दो नेगेटिव चार्जेस आपस में आ जाएं या दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में हो जाएं, तो उनके बीच में रिपल्शन होता है। और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उसके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये पता है आपको? अच्छा नहीं पता। सर समझ गया कोई सर, बात नहीं, लेकिन कोई एक बात और बार समझा दो, मैं ठीक से समझा। नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले लिख लो एक पॉइंट, हुंस रूल, हुंस रूल, हुंस रूल is to minimize repulsion, to minimize repulsion between the, to minimize repulsion in an orbital. Hund rule is to minimize repulsion in an orbital। मतलब क्या होता है बेसिकली, हुंड क्या कहते हैं कि मान लो आपको पहले 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। सपोज कर लो आपको p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो एक तो तरीका ये है भरने का, और एक अगर मान लो आप हुंड रूल नहीं फॉलो करते हैं तो ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्लोज बाई हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि जब भी दो लाइक चार्जेस होते हैं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बस इतना जान लो, दो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे लाइक चार्जेस का मतलब सेम तरीके के चार्जेस, कि नेगेटिव और नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव हो गया, तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और अगर अनलाइक चार्जेस है, मतलब कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर दोनों आसपास आ गए, मतलब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, तो ये ज्यादा आसपास है और टू क्विकली है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शंस ज्यादा होंगे, तो इसलिए ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये अनस्टेबल होता है। बट इतना अंदर आपसे पूछेगा नहीं कोई, बस इतना याद रखना है कि हुंड रूल बेसिकली क्या करता है, आपके मिनिमाइज कर देता है रिपल्शंस को। ओके, क्लियर है एवरीवन? नहीं सर। यस सर। सर वापस समझा दो। क्या, सर वापस समझा दीजिए एक और बार। कौन सा वाला, कौन सा वाला? सर यही सर है, Hund's rule is to minimize repulsion in an orbital। हाँ, मतलब क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें, बस इतना सा समझ लो कि जैसे कि मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, आप एक बार ऐसे भरोगे, वो क्यों हो रहा है, और ये हुंड रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये हुंड रूल के अकॉर्डिंग है। और एक बार आप से फॉर एग्जांपल अपने रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, इस पर्टिकुलर एरिया में ऐसा कैलकुलेट करके देखा जाएगा कि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होते हैं, तो रिपल्शन का जनरली मतलब क्या होता है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबिलिटी होगी, तो इसलिए हुंड रूल कहता है इस तरीके से फिलिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, Yes, sir। ये चैप्टर यहाँ पे ही खत्म होगा, मतलब इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं पढ़ाने के लिए, बहुत दिन से चैप्टर चल रहा था। तब तक हेडिंग डालो नए चैप्टर की, पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से पीरियोडिक
ट्रेंड्स। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ज्यादा सिंपल है। पीरियोडिक ट्रेंड्स हमें पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, और बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा, अब पिछले चैप्टर में कोई डाउट हो तो बताओ, वर्कशीट में डिस्कस कर लूंगा बेटा, मैंने न्यूमेरिकल वाले 2 क्वेश्चन तो करा ही दिए, एक बचा। इसके अलावा कोई और डाउट हो किसी को बताइए इस चैप्टर में। सर वो लेकिन है- वर्कशीट के आप डिस्कस करवा रहे हो आंसर? हाँ, वो मैं करा दूंगा, अभी नहीं करते, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है इसके अलावा और कोई डाउट हो बताइए आप, मतलब कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, कोई चीज रिवाइज करना हो। ठीक है, अभी 10 मिनट है करीब, तो पूछना है किसी को कुछ? एनीवन? नो सर। टेस्ट No, आपका sir. फिर सर का हट गया। एनी केस, तो बेसिकली बोर वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, फिर भी टेस्ट नहीं है तब भी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उससे, और देख लेना, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर, ओके, Okay, sir. ठीक है, चलिए। Thank गुड you, नाइट sir. एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। Night, sir.